इनकम अंडर द हेड सैलरी। और सैलरी का मुझे चार्जिंग सेक्शन बताएंगे आप? सेक्शन 15, और वो क्या बोलता था? ड्यू और रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर। फिर हम लोगों ने देखा था सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव व्हिच इज अर्लियर, बट एक कंपोनेंट ऐसा होता है जो सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होता है, बोनस। बोनस इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस। सैलरी के अंदर 3 कंपोनेंट मेन होते थे। सबसे पहला अलाउंस, दूसरा परक्विजिट्स, तीसरा रिटायरमेंट। आज हम लोग अलाउंसेस सारे खत्म करेंगे और उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। अलाउंसेस के अंदर मैंने बहुत सारी कैटेगरीज बनाई थी। सबसे पहले कैटेगरी थी ऑफिशियल अलाउंस। क्या आप उसका रूल बता सकते हैं मुझे? रिसीव और स्पेंड व्हिचएवर इज लेस इज एग्जेम्प्ट। और इसके अंदर टोटल कितने अलाउंसेस थे? 6। सबसे पहला ट्रैवलिंग, कन्वेंस, डेली, हेल्पर, एकेडमिक, यूनिफॉर्म अलाउंस। इन 6 अलाउंसेस पे रूल था रिसीव्ड और स्पेंड व्हिचएवर लेस इज एग्जेम्प्ट। फिर हम लोग आए थे पर्सनल अलाउंसेस। पर्सनल अलाउंस में रूल क्या था? रिसीव्ड और लिमिट, रिसीव्ड और लिमिट व्हिचएवर इज लेस इज एग्जेम्प्ट। बहुत अच्छी बात है। और इसके अंदर हम लोगों ने कुछ अलाउंसेस करे, 3-4 करे बस। सबसे पहला था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। कितने रुपए की लिमिट? 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। फिर उसके बाद चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। कितने रुपए की लिमिट? 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2 लिमिट होती थी, 1800 और हैंडीकैप के लिए 3200। 1800 हट चुकी है, 3200 पर मंथ हैंडीकैप के लिए अभी भी है। इसके बाद एक हमने करा था ट्राइबल एरिया अलाउंस, 200 रुपए पर मंथ। ऐसे फिर मैंने आपको बताया था कि आपको लिस्ट दूंगा, वो आप नोट डाउन कर लेंगे, वो आज मैं आपको दे दूंगा, उसको नोट कर लीजिएगा प्लीज। देन उसके बाद हम लोगों ने ये हो गया हम लोग का पर्सनल अलाउंस। देन मैं आता हूँ एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता था, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता था। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पहले इंक्लूडेड इन सैलरी, इंक्लूडेड इन ग्रॉस सैलरी, और उसके बाद उसको डिडक्शन मिल जाती है। डिडक्शन मिलने के लिए कितनी लिमिट थी? 3। सबसे पहले एक्चुअल रिसीव, दूसरी 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तीसरी 5000 पर मंथ या पर एनम, यानी कि 5000 से ऊपर डिडक्शन तो मिलेगी। और ये किसकी बात कर रहा था मैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो एक्चुअल रिसीव जो भी आपको, आई एम सॉरी, अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपकी सैलरी में इंक्लूड होगा एंटरटेनमेंट अलाउंस। क्या कोई डिडक्शन मिलेगी? नहीं मिलेगी। एंटरटेनमेंट अलाउंस का दूसरा नाम सैंक्चुअरी अलाउंस पर एनम है, तो मैक्सिमम 5000 रुपए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने कहा था अलाउंस गिवन टू एम्प्लॉयज वर्किंग इन अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि जो ट्रक ड्राइवर्स है, आईआरसीटीसी और ये सब, उनको जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है वो रिसीव में आ जाएगा, लेस एग्जेम्प्ट होगा। 2 लिमिट, सबसे पहले 70% ऑफ सच अलाउंस और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस। मान लो आपको 5 लाख मिले, लेट सपोज आप ट्रक ड्राइवर है, 5 लाख रुपए मिले, एग्जेम्पशन बताइए। 5 लाख का 70%, 3,50,000, और दूसरा बच्चे 1,20,000, 10,000 पर। सबको रिलेट हो रहा है। आपको जब तक पेपर में ऐसे टिप्स पे नहीं होता तब तक आप सवाल नहीं देख सकते, एक भी, मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको इतना बता दूं, इसके ऊपर एक सवाल नहीं आता। सवाल आएगा जो एकदम आखिरी की 2 क्लासों में कोने की बात होगी ना, उस कोने के कॉन्सेप्ट का, कोने के टॉपिक का घुमा हुआ क्वेश्चन आता। आप बोलोगे क्या बोल रहे हो? बिल्कुल यही है रियलिटी। जब तक आप ये वाली चीज एकदम कंफर्टेबल नहीं हो ना, नेक्स्ट लेवल अप ही नहीं हो पाएगा। बिलीव भी, मैं आपको बता, इससे पहले आप 6 महीने बाद डरो, पहले डर के पहले से सब रट्टे लगा के प्रोविजन समझ के, इट्स वेरी, आप कंफर्टेबल ट्रांजिशन हो जाएगा। नहीं तो अगर आप सोचोगे ना कि अरे तो मैं हैंडल कर लूंगा, बेटे हैंडल ही नहीं हो पाएगा, टैक्स बहुत हैवी है। ठीक है, एनीवेज मुद्दे की बात है। और कौन से अलाउंस करे थे हम लोगों ने? और एग्जेम्प्ट अलाउंसेस। एग्जेम्प्ट अलाउंस सबसे पहले कौन सा था? एनी अलाउंस टू हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज। सेकंड, अलाउंस टू द एम्प्लॉइज ऑफ यूएनओ। और तीसरा, सैंक्चुअरी अलाउंस टू हाई कोर्ट जज एंड सुप्रीम कोर्ट। ये एग्जाम। और कोई अलाउंस हमने कर, आइए, आई थिंक हमारा एक आखिरी रह गया, दैट इज हाउस रेंट, एचआर। ठीक है जी, आइए, हाउस रेंट अलाउंस और एचआर एक ही बात है। अभी अब लिखना मत, ठीक है बच्चों? नहीं, लिखने का टाइम दे दूंगा,
कुछ खुद से लिख रहा हूँ ना जी, फिर नोट करने के लिए है जी बच्चों। नहीं वो पीडीएफ में ना ऊपर ऊपर में लिखा हुआ था, वो ना इधर जब बना हुआ था ना तो लिखा हुआ था बच्चे ये यहीं पे ये एग्जाम्पल बना हुआ था। ठीक है चलिए क्लियर है बच्चे। अच्छा अब आप मुझे बताइए व्हाट डू यू मीन बाय हाउस रेंट अलाउंस, क्या होता है बच्चे हाउस रेंट अलाउंस? अगर आप रेंट पे रहते हो तो रेंट पे रहते हो तो अलाउंस मिलेगा। मेरा आपसे सवाल, जब आप कल को चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं जब एयरटेल में जॉब कर रहा था ना बच्चे, तो मैं अपने घर में ही रह, अपने घर का मतलब मेरे नाम पे नहीं है बट मेरे फादर के नाम पर, तो कह सकता हूँ अपने ही घर में रह रहे हो, ठीक है। तो मुझे भी एयरटेल जो है, मेरी जो सैलरी स्ट्रक्चर था, तो मान लो ये भारतीय एयरटेल लिमिटेड है, लिखना मत इसको, ठीक है। और मुझे कुछ 30,000 पर मंथ HRA मिल, सर ऐसा कैसे हो सकता है बेटे? सैलरी का एक बाइफरकेशन डिफाइंड होता है, जिसके अंदर क्या होता है, आपको बेसिक मिलेगा, आपको HRA मिलेगा, आपको DA मिलेगा, ऐसे करके बाइफरकेशंस होती है, ठीक है। मान लो मेरे को अगर अमाउंट जो भी मिले बेटे, आप जानना चाहेंगे बेटे कितनी सैलरी थी मेरी? मैं नहीं बताना चाहता करंट की सैलरी। ठीक है, पर मुद्दे की बात ये आप समझिए कि मेरे सैलरी स्लिप में ना मुझे HRA कितने रुपए से मिल रहा था? 30 था। तो भारतीय एयरटेल लिमिटेड और जो भी कंपोनेंट्स होंगे, मैं HRA की बात कर रहा हूँ, मुझे दे। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आई वॉज एन एम्प्लॉय, और मैं HRA की बात कर रहा हूँ, मुझे रिसीव कितना हुआ टोटल साल? 3.6 लाख, ठीक है। और बेटे क्या मैं अपने घर में रह रहा था, किराए के घर में रह, अपने घर में रह रहा, तो क्या मैं रेंट पे कर रहा हूँ? तो क्या मुझे HRA की एग्जामेशन मिलेगी? नहीं। हाँ, क्योंकि HRA की एग्जामेशन तब मिलती है, ध्यान से सुनिए, HRA की एग्जामेशन चाहिए ना आपको, सबसे पहली चीज यू शुड रिसीव HRA, यार आपको HRA मिल ही नहीं रहा, आपको एग्जामेशन मिल जाएगी HRA, पैसा तो मिल जाए उस चीज का। तो HRA एग्जामेशन मिलने की सबसे पहली चीज क्या है, यू शुड फर्स्ट रिसीव HRA। और दूसरा पॉइंट क्या है बेटे, यू शुड बी पेइंग रेंट। सरकार उन लोगों को बेनिफिट देना चाहती है कि आप रिसीव भी कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो। अब आप मुझे बताइए क्या मुझे HRA की एग्जेम्पशन मिलेगी या नहीं? रीजन, बिकॉज आई वॉज नॉट पेइंग। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे HRA की एग्जेम्पशन मिल, इतने सारे सवाल आ गए, अपने फादर को पे कर रहे थे आप रेंट सर? एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, एयरटेल के अंदर 4,000 एम्प्लॉय थे बेटे, ठीक है। तो अब एक चीज समझिए, एयरटेल के अंदर ना 4,000 एम्प्लॉयज थे उस बिल्डिंग के अंदर, वो 4,000 एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप में उनको HRA मिल रहा था, एंड कैन यू बिलीव वो सारे के सारे किराए पे रहते? तो ये कैसा हो सकता है? बट ऑन पेपर ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई एग्जामिशन चाहिए तो आपको दिखाना पड़ेगा आप रेंट दे रहे हो, और अगर आपको दिखाना पड़ेगा तो दिखा दो आप यहाँ रहते हो, लेफ्ट राइट कहीं भी रह रहे हो, किराया दे रहे हो, आपको क्या लग रहा है चेक करने आप? तो इफ आई टेल यू, मैं आपको ये ऐसे नहीं बोल रहा आप फिर दोबारा आप जज करने लग जाए, सर ये तो बहुत ही गलत बात हो रही है, ये कंपनी ड्रिवन पॉलिसीज होती है। मैंने अपने बॉस को बोला सर मैं रेंट पे नहीं रहता, मुझे बोला ये ले रेंट एग्रीमेंट, इस पे साइन कर दे, अमाउंट लिख दे, तो ऐसे कोई भी एक घर है वहाँ का दिखा देंगे, क्या दिक्कत है? मेरे कहने पे थोड़ा ना एयरटेल बदल लेगा स्ट्रेटेजी को, कहीं आप सोच रहे हो कि मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, जब मेरे लेफ्ट राइट मेरा बॉस भी यही प्लान कर रहा है, और वो भी रेंट दिखा रहे हैं, पैटर्न चल रहा होता है।
तो बेसिकली एचआरए की एग्जेम्पशन एम्प्लॉय लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता? तो दैट इन्वॉल्व्स टू स्टेप। पहला, उसको एचआरए मिले, जो कि कंपनी कहती है हाँ भाई ये ले भाई एचआरए। और दूसरा, अब आपको ये दिखाना पड़ेगा दैट यू आर पेइंग, पैसा तो मिल रहा है बट हाँ एग्जेम्पशन भी मिल रही है। अब मैं फर्दर आगे बोलता हूँ। जैसे अभी हमें ईवाई की बात बता रहा हूँ, आप जागृति मैम ईवाई में, तो जागृति मैम को भी एचआरए मिलता है। एचआरए समझ गए ना, सैलरी के अंदर कुछ पैसा। तो क्या वो जागृति मैम भी अभी ऑब्वियसली हमारे घर में ही रहे, उनका ही घर, उन्हीं का घर, ठीक है। तो उन्हीं के घर में रह रही हूँ जस्ट, क्योंकि उनका घर भी मेरा ही घर है ना, तो मुझे अलग से मैच्योर नहीं करानी है अपनी, ठीक है। सो बेसिकली जागृति मैम भी टेक्निकली अपने घर में ही रह रही, पर ये प्रॉपर्टी किसके नाम पर है? मेरे फादर के नाम। तो आप मुझे बताइए, क्या वो रेंट दे रही हूँ? क्या आपको लग रहा है कि हम रेंट ले रही हूँ? आंसर इज ऑन पेपर यस। क्यों? क्योंकि अगर उनको एग्जेम्पशन चाहिए तो उनको ये दिखाना पड़ेगा कि मैं रेंट पे कर रही हूँ, ठीक है। और अगर वो रेंट दिखा रही तो रेंट एग्रीमेंट बना हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, रेंट दो। अब हम बोलोगे सर अपने घर में रेंट कंपनी बोलती नहीं है। बेटे कोई बोल नहीं रहा, बेटे एक ही तो सहारा है सिर्फ एचआरए का। आपने कौन से अलाउंस देख लिए जिसमें एग्जेम्पशन मिल रही है? आप वो रिसीव्ड और स्पेंड वाले तो चलो ठीक है, कम होते हैं वो भी मार्केट में, लेकिन आपको क्या लग रहा है कोई चिल्ड्रन एजुकेशन हॉस्टल का ले रहा हो? मेन एग्जामिशन कौन सी चल रही है मार्केट में? एचआर। तो बेसिकली एवरी मंथ जागृति में ये दिखा दिया था शी इज पेइंग रेंट ऑफ 40,000 और 50,000। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो जब उनको जागृति मैम को एग्जामिशन मिल गई, तो आज के टाइम पे सरकार इतनी तेज है, क्योंकि जागृति मैम को अगर मिली है तो डेटा तो गया ना सरकार के पास। इधर मेरे फादर की रिटर्न में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिख रही है बेटे, वहां तो टैक्स बच गया, वाइफ का तो टैक्स बचा दिया मैंने। फादर के हाउस प्रॉपर्टी में 6 लाख रुपए दिख रहे, तो वो मैंने अपने फादर को बताया नहीं, तो उनका थोड़ा सा टैक्स बन गया था उसमें। नहीं वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग उनको बता दिया था। अब मैं आपको रियलिटी, नहीं तो आप ना जज बहुत करते हो। नहीं, अब क्या हुआ था उसे बता। हाँ एग्जैक्टली, फायदा ये, मान ले जागृति मैम 30% ब्रैकेट में और मान ले मेरे फादर 5% ब्रैकेट में, ऐसा है नहीं वैसे, लेकिन अगर जिस जो भी परसेंटेज ब्रैकेट में, तो एक तो ये यूज है। अब उसमें क्या हुआ, अब ये चीज ना पहले नहीं होती, आप समझिए इनकम टैक्स भी ग्रो होता है। पहले क्या होता था, अगर आपने दिखाया ना दैट यू आर स्टेइंग ऑन दिस प्लेस एट दिस प्लेस, तो दूसरे की रिटर्न में ऑटो अपडेशन नहीं होता। 2 साल पहले अगर मैं बात करूं, मैं रेंट दिखा रहा हूँ, उधर मैडम को एग्जेम्पशन मिल गई, यहाँ पे फादर केस में दिखता ही नहीं था, इंटीग्रेशन ही नहीं था सॉफ्टवेयर लेवल पे। आज के टाइम पे इंटीग्रेटेड चीज है। आज के टाइम पर अगर मैंने, जब मेरे को भी तभी पता लगा बेटे, मैं फादर की रिटर्न भरा था, मैंने कहा तो हाउस प्रॉपर्टी दिख गया तो सारा, मैंने उनको बोला कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, और वो बीजेडी सपोर्टर कह रहे क्या हो गया, दे देगी सरकार। तो जब वो वही खुश थे, तो मैंने फिर आगे उन्हें बताया नहीं कि क्यों। हाँ? तो बेसिकली ये वाली चीज है। तो अब फिर हमने फर्दर क्या करा, अब जाके मैम ये दिखाते हैं कि वो अपनी मदर को रेंट पे गए, क्योंकि बिकॉज शी इज हाउस वाइफ, उनकी जो मदर है वो हाउस वाइफ है। तो अब उनके वहां पे अगर 5 लाख भी जाता है तो उसका टैक्स बेनिफिट तो। लेकिन आप प्लीज ऐसा मत सोचिए दैट दिस इज रॉन्ग और समथिंग, हर एम्प्लॉय ये चीज कर रहा है, क्योंकि इसके अलावा और कोई एग्जेम्पशन है ही नहीं सैलरी के लिए। छूट गई एक एग्जेम्पशन है जो थोड़ा सा 30-40 हजार रुपए या 80-90 हजार रुपए का टैक्स बचा दे, बाकी हर लेवल पे टैक्स लगेगा। एंड गवर्नमेंट ऑल्सो नोज दिस, एंड कंपनी ऑल्सो नोज दिस।
अगर उनको भी पता है कि ये एचआरए अगर सरकार ने हटा दिया ना तो सब लोग बोलेंगे यार एक आखिरी एग्जामेशन की तो ढंग की जो बची थी वो बेटा। तो मुद्दे की बात मैं आपको बातों बातों में ये बताना चाह रहा था। अब मैं आपके साथ बात करूंगा। अब आप ध्यान से देखिएगा बच्चे, हाउस रेंट अलाउंस कौन से सेक्शन में है बच्चे? 10 सबसेक्शन 13 ए। सर क्या बोलता है, मैंने आपको जो बात बताई थी, आपको एग्जामेशन तभी मिलेगी, दो कंडीशन होनी चाहिए, एम्प्लॉय शुड रिसीव एचआरए और दूसरा शुड पे। मेरा आपसे सवाल, आप किराए पे रह रहे हैं पर आपको एचआरए मिल नहीं रहा है, ले लोगे एग्जामेशन? और खुद से कैसे बना दोगे जब तक डॉक्यूमेंट जो सैलरी स्लिप है जब तक कंपनी लिखी तब तक कहाँ से मिल जाएगी? तभी मैं आपको फर्स्ट डे मैंने आपको बोला था कि अगर आपका कोई फ्रेंड नौकरी कर रहा है उसको सारे का सारा पैसा बेसिक सैलरी के नाम से आ रहा है तो कुछ एग्जामेशन नहीं मिल सकता। द प्लानिंग शुड ओरिजिनेट फ्रॉम द कंपनी। क्लियर है बच्चे? आपको पहले मुझे बताइए कंडीशंस क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, सपोजिंगली, अच्छा तो ठीक है सर, 50,000 रुपये एचआरए था, साल का कितना हो गया बेटे? 6 लाख। अब एग्जामेशन कितना हो गया भाई तो बात करूंगा, इससे ज्यादा और क्या बात करूंगा? तो आप देखिएगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी, तीन लिमिट आएंगी, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सबसे पहला एक्चुअल, मान के चल लीजिए 6 लाख रुपए मुझे एक्चुअल रिसीव हुआ, 6 लाख रुपए। दूसरा क्या है बच्चे? रेंट पेड -10% ऑफ, इसको ऐसे भी बोला जाता है रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10%। मतलब सर सरकार क्या बोल रही है सर, आप रेंट पे कर रहे होगे, वो रेंट किससे ऊपर होगा तो ही एग्जामेशन मिलेगी आपको, सैलरी का 10%। लिमिट नंबर 2 क्या बच्चे? रेंट पेड, सपोज करो रेंट पेड 100 है, सपोजिंगली पूरे साल का रेंट कितना पेड है? 100 रुपए, और ये 10% ऑफ सैलरी कितना आ रहा है? 40। तो व्हाट इज द लिमिट नंबर बी? 60। यानी कि 10% से जितना ऊपर दे रहे हो सैलरी का 10%, उससे ऊपर जो भी रेंट पे करो वो आपके लिमिट नंबर बी। बताइए क्लियर है? वर्किंग करेंगे पहले, काउंट जाएगा 40 मिनट जाएगा कौन सा? रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी, तो किसी भी बंदे की 10% ऑफ सैलरी निकाल। मान लो जो भी बंदा है, कोई तेरे से पूछ रहा है एग्जामेशन कितने की है, उससे उसका सैलरी, अब इतनी देर तक मैं सैलरी बोल रहा तो सैलरी का मतलब भी समझ लीजिए। सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए, डीए के अंदर क्या लिखा है? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। ये क्या होता है क्वेश्चन आपको बताएगा। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, कई सारे अमाउंट निकालने के लिए हम पूरे डीए को नहीं लेते, सिर्फ कौन से डीए को लेते हैं? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। इसके पीछे कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है। एग्जामेशंस निकालने के लिए हमें डीए कौन सा लेना होता है? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। वो भी हम क्वेश्चन करेंगे, आप समझेंगे। और तीसरा क्या बच्चे? कमीशन। और कमीशन के लिए आगे क्या लिखा हुआ है? बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्न। सर ये सारी बातें आप क्या कर रहे हो बेटे? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस सैलरी का मतलब ये है। ठीक है जी? तो सबसे पहली लिमिट क्या थी? एक्चुअल रिसीव्ड। दूसरी क्या हो गई? रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। और तीसरी लिमिट 50% ऑफ सैलरी या फिर, और सैलरी का मतलब वही है। अब आप मुझे बताइए, दिमाग लगा के बोलिएगा, इन तीनों में से 50% 40% समझाऊंगा आपको। इन तीनों में से सपोज करो पहली लिमिट आ गई 6 लाख, दूसरी लिमिट आ रही है 4 लाख, और तीसरी लिमिट आ रही है 5 रुपए। एग्जामेशन कितने के मिलेगी? What do you want? You want your limits to be less or at a higher? क्योंकि जितनी ज्यादा लिमिट होगी उतनी ज्यादा तो एग्जामेशन मिलेगी। और आप मुझे बताइए एग्जामेशन ज्यादा किसको मिलनी चाहिए? जो किराया ज्यादा पे कर रहा है, जो किराया कम पे कर रहा है? जो ज्यादा पे कर रहा है उसे ज्यादा एग्जामेशन मिलनी चाहिए। कहाँ पे किराया ज्यादा है? दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, द लिमिट इज 50%, ये याद करनी पड़ेगी आपको। दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता में 50%, और अगर इसके अलावा कोई और स्टेट हुई तो उसमें 40%। पेपर में आ सकता है कि कोई नोएडा में रहता है, मुझे बताइए कितना परसेंट लगा देंगे आप? आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी वो एम्प्लॉय कहाँ रह रहा है, जॉब कहाँ कर रहा है। अच्छा ये जॉब के हिसाब से या उसके घर के हिसाब से? घर के हिसाब से। हो सकता है वो जॉब करने दिल्ली आ रहा हो लेकिन रहता नोएडा में, तो लिमिट क्या लगेगी? 40%। बताइए क्लियर है नहीं आता? अगर आपको क्लियर है तो सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए लिमिट नंबर 1 क्या थी? एक्चुअल रिसीव्ड। लिमिट नंबर 2
रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, एंड थर्ड 50% कहाँ का था? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ। ऑल क्लियर? ओके सर, क्या इतना ही है? अरे नहीं बेटे, आओ जरा एक क्वेश्चन करते और फिर बात को और आगे बढ़ाऊं। अभी नोट करोगे क्या पहले, या बता दूं? नोट करोगे? क्या करूं? हाँ पीडी भेजो। हाँ जी, कमीशन की बात करूंगा, क्या कह रहे हैं? नोट अभी एक बार रुक जाओ, नहीं एक बार रुक जाओ, मुझे पहले बोलने दो एक बार। मतलब आई अंडरस्टैंड आप लोग का टाइम और लगेगा, बट बिलीव मी। हाँ अभी रुक जाएंगे, ठीक है? एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? ये एग्जांपल आप नोट नहीं भी करें तो भी चल जाएगा, ठीक है? हम समझ रहे हैं, बहुत एग्जांपल क्वेश्चन। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और ये एम्प्लॉय को एचआरए देता है 50,000 पर मंथ। ये एम्प्लॉय रेंट पे कर रहा है 40,000 पर मंथ, एंड वेयर इज ही स्टेइंग? ही स्टेइंग इन यूपी। ओके, और इस एम्प्लॉय के बारे में एक दो बातें और। भाई की बेसिक सैलरी 1 लाख पर मंथ है। भाई का डीए 20% ऑफ बेसिक सैलरी, 60% सॉरी फॉर्म्स। ओ माय गॉड, बड़े ही प्यार से देखिएगा बेटे, ये जो एम्प्लॉय है, ये मैंने आपको पूरे साल की इसकी डिटेल दे दी, ठीक है? वी विल नॉट फोकस जस्ट ऑन एचआरए। अब एचआरए खत्म होती है तो आपके सामने सारे अलाउंसेस एक साथ आएंगे, एक क्वेश्चन के अंदर 15 अलाउंस दिए होंगे। समझ रहे हो? तो आप ये पैटर्न पकड़िएगा। सर ये जो एम्प्लॉय है, इसका कंप्यूटेशन कैसे होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका बेसिक सैलरी कितना है? एग्जैक्टली क्योंकि मैं तो पूरा निकाल रहा हूँ आज। 1 लाख इंटू 12, 12 लाख। यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट, और क्या मिला इसको? डी। अब डीए में देखिए मैंने क्या लिखा है, डीए में 20% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितने की? अगर मैं टोटल पे ले लूं अभी 12 लाख का 20%, दैट इज 2 लाख। तो भाई को मिलेगा, तो मैं एनुअल एनुअल निकाल रहा हूँ, ठीक है? तो मिलेगा तो पूरा 240 ही, लेकिन जब मैं एचआरए की एग्जेम्पशन लूंगा तब डीए 240 पकड़ूंगा। मैं 240 का 60%, because how much forms part 60%। हाँ जी, देखिए डीए है दैट इज 2। ओवरऑल कंप्यूटेशन मैं कोई सिर्फ एचआरए की कंप्यूटेशन नहीं कर रहा, मैं तेरी पूरी सैलरी का बता, ठीक है? तो देखो 240 मिलेगा, पर जब तू एचआरए की एग्जेम्पशन निकालेगा, तो जब तुम सैलरी के अंदर बेसिक प्लस डीए, वो पूरा डीए लेगा या फॉर्मिंग पार्ट वाला? फॉर्मिंग पार्ट, क्योंकि आपने वहां पे सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए लिखा है। अभी समझ आ जाएगा, कोई बात। अब आप मुझे नेक्स्ट पॉइंट बताइए, एचआरए। आप मुझे बताइए बच्चे, एचआरए रिसीव कितना हुआ बेटा? कितना रिसीव हुआ भाई? एग्जैक्टली 50,000 इंटू 12, दैट इज रिसीव। अब मैं यहां पर लेस एग्जेम्पशन निकालू, हालांकि इसका मैं वर्किंग नोट भी बना सकता हूँ, यहीं पे भी बना रहा हूँ क्योंकि छोटी सी वर्किंग। एग्जेम्पशन के लिए कितनी लिमिट्स होंगी? सबसे पहला बताइए लिमिट कितना लिखूं? 6 लाख। दूसरा, रेंट पेड, हाउ मच इज रेंट पेड?
40,000, तो एनुअल लेता हूं अभी 4,80,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब बेसिक, बेसिक कितनी थी 12 लाख, डीए कितने का 240, पर क्या 240 नहीं लूंगा 60% लूंगा उसका, और क्या कोई कमीशन दी हुई थी नहीं, तो वो निल हो गया। समझे ना बच्चे, 12 लाख प्लस 240 का 60%, 1,44,000, so it is 13,44,000। इसका 10% करना है बच्चे, तो 1,34,000। so can you tell me the final limit number b का क्या आंसर आया? 3,45,600। क्या सभी बच्चों को लिमिट नंबर बी क्लियर, क्लियर है ना बच्चे, क्या चल रहा है? अब मुझे बताइए लिमिट नंबर सी कहाँ रहता है भाई? ये यूपी। 40%, 40% ऑफ व्हाट? 40% ऑफ सैलरी, और सैलरी निकाल दी भाई आपने वर्किंग लोड में 1344, 5 लाख। ओके, सो नाउ यू हैव लिमिट नंबर ए, लिमिट नंबर बी, लिमिट। एग्जाम में कितना होगा जी? 3,45,000। HRA received was 6,345,600 is exempt. How much is taxable? 2,54,000। क्या आपको वर्किंग समझ आए? और सर अब क्या करेंगे वैसे, अगर मैं आपको और कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली इधर मतलब आपको अगर, तो आप मुझे बताइए इन तीनों का टोटल, इसको तो आप वर्किंग नोट ही मान के चलिए, ऊपर वाला कॉलम अगर चल रहा है तो मेरी ग्रॉस सैलरी कितनी आ गई? 12 प्लस 240 प्लस 2,54,400 कितना हो गया बेटे? 16,94,400। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आप लेस कर देंगे रिडक्शन, कौन से सेक्शन में था? और 16(1)(a स्टैंडर्ड डिडक्शन देता था कितने रुपए की? 50,000। गुड। और फाइनली और डिडक्शन की बात नहीं कर रहा, भी एंटेड में गवर्नमेंट है नहीं है वो तो भी कुछ पता नहीं, और प्रोफेशनल टैक्स हमने बात ही नहीं करी। फाइनली इनकम अंडर द हेड सैलरी 16,44,000। क्या चल रहा है सैलरी का? अभी इसी के अंदर अगर 8 अलाउंस घुसा दूंगा और चिल्ड्रन एजुकेशन, सारे प्रोविजन, ट्रैवलिंग अलाउंस रिसीव्ड इतना, स्पेंड इतना, 5 अलाउंस और घुसा दूंगा तो पूरा क्वेश्चन अलाउंस के ऊपर। हाँ जी स्वास्थ्य क्या कह रहे हैं? रेंट पेड 480 क्या हो गया तेरा? 40,000 तो किराया दे रहा था, इंटू 12 करा 480, माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक, डीए, पर तेरा फॉर्मिंग पार्ट वाला पूरा डीए नहीं, और कमीशन तो तेरी कुछ थी नहीं, तो इसका टोटल करेगा 1344। क्लियर? बताइए क्लियर है बच्चे? ओके, खत्म नहीं हुई है बेटी। एक बात बताइए, क्या एक इंसान पूरे साल एक ही जगह पे रह रहा हो ये जरूरी? हो सकता है वो 8 महीने दिल्ली रहा है और 4 महीने नोएडा, हो सकता है ना चेंज पूरे साल। फिर क्या ऐसा हो सकता है कि उसको एचआरए कंपनी पहले तो 50,000 दे रही थी, 6 महीने बाद उसका प्रमोशन हो गया, अब उसको एचआरए 60,000 रुपये मिल रहा है? हो सकता है। वो जो रेंट देता था वो 40,000 देता था, और क्योंकि साल हो गया 10% बढ़ गया 44,000 हो गया, तो क्या ये मिडिल ऑफ द ईयर में मॉड्यूलेशन नहीं आएंगी? आएंगी ना, तो आइए बेटे। अब आप सभी बच्चे रफ में एक बार ट्राई करना, फिर एक देखेंगे कि कैसे करो,
मान लो बच्चे, ये साल कौन सा है, 1/4/24। आपसे सॉल्व करवाऊंगा बच्चों। एंड 1/4/24। और मैं आपको कह रहा हूँ, सारी बातें लिख देता हूँ, फिर आप सॉल्व करना। यहाँ पे किधर को रह रहे हैं वो, दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है। मैंने एचआरए के पर्पस के लिए आपको सैलरी निकाल के दे दी, 20 लाख, ठीक है। एक काम करो, ये सैलरी मत लो, मैं अपने आप ही नेचुरली डिटेल डाल देता हूँ। इसको भी एचआरए कितने का मिल रहा है, 50,000 पर। ये रेंट दे रहा है 50,000 पर मंथ ही, मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहाँ रहता है बच्चे ये, दिल्ली में। बेसिक सैलरी 12 लाख, डीए 6 लाख, और मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 100%। इसका मतलब क्या हुआ, 100% फॉर्म्स पार्ट, पूरा का पूरा ले लीजिए, जो मर्जी परसेंट लिखी होती है बेटे क्वेश्चन। वो तो अच्छी बात है सर। अब हुआ क्या सर, 1 अक्टूबर 24 को ये भाई यूपी में चला गया। तो यूपी में जब गया, तो ठीक है जी, यूपी में गया। सर रेंट के बारे में बता दो। बेटे रेंट मान लेना अभी 50, चल रेंट भी चेंज भी कर लेगा तो कोई फर्क नहीं, 50 ही चलने दे, 50,000। और फर्दर क्या हुआ, 1 जनवरी 25 को, 1 जनवरी 25 को भाई का एचआरए 70,000 रुपये हो गया सर। तो आप मुझे बताइए कितने सारे फैक्टर्स हैं जो तो पूरे साल में चेंज भी होते होंगे। हाँ, तो ये एचआरए को मिला है, रेंट नहीं है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक चीज बोलता हूँ, देखो आपको ना फोकस बनाना पड़ेगा अपना। मेरे को 3 लिमिट चाहिए, मेरे को इससे ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है। पहली लिमिट है रिसीव्ड। आप पूरे साल के रिसीव्ड नहीं बता सकते क्या, कितने एचआरए मिल रहा है आपको, 50,000 मिला था ना, कितने महीने मिला देख लो, आगे 70,000 कितने में देख लो। दूसरी, रेंट पेड, आप पूरा रेंट बिल नहीं निकाल सकते, -10% ऑफ सैलरी। सैलरी का क्या मतलब है, वो तो मैंने कॉन्स्टेंट ही रखी है आपके लिए अभी। और तीसरा क्या होता है, 50% या 40% ऑफ सैलरी। तो जितने टाइम की सैलरी को पकड़ोगे, कुछ टाइम 50% कर दो। ट्राई तो करिए एक बार, ठीक है बच्चे, एक बार आप ट्राई करिए, एंड बिलीव मी, अगर आपका सही आंसर आया तो आज ही प्राइस मनी भी है बेटे, नहीं मिलेगी जो भी बच्चा सही आंसर दे। आपने क्या आंसर सही दिया, सही आंसर दिया तो आज के आज ही बेटे मैकडॉनल्ड्स पर हैप्पी मील। नवरात्रि चल रहे, खा पाओगे आप अनियन, तो रहने देते, सॉल्व ही कर दो बस। और बेसिक सैलरी ब्रो 12 लाख पर एनम है ना बच्चे, ये वाली तो ठीक है ना। तो उस बंदे की सैलरी पूरे साल की मैंने आपको बताई। फैन बंद कर दूं, थोड़ा चिलिंग ज्यादा नहीं हो रहा, कर दूं। हाँ जी,
सेम। अगर आपका सही आंसर आया, बिलीव मी बेट, गवर्नमेंट पे मेरी तरफ से। तो सैलरी 6 लाख है, उसको 3 लाख, 9 9 का 50% कर दो, और फिर 6 और 3 9 का टोटल। हाँ 6 लाख। लिमिट नंबर ए 6,60,000 आया बच्चों का। सर हाँ जी। सर इसमें हम ऐसा इसको टाइम स्पैन में से बांटेंगे नहीं? अभी एक बार आपने ली हुई है, पहले आप प्लीज चलाते जाइए क्वेश्चन। मैं जैसे कर रही हूँ वैसे मैंने सारा ना ऐसे डिवाइड अभी बाय 12 बताऊंगा, करके अभी किया है। बताऊंगा, अभी बताऊंगा। अभी मतलब सही है ना? पता नहीं ना, अभी बताऊंगा आपको। ठीक है। ओके, एंड देन लिमिट नंबर बी। सीधा लिमिट लिख दूं, कितना है, कितने बच्चों का आ गया, 4 20। माय गॉड। लिमिट नंबर सी, लिमिट नंबर सी क्या आया, 8 लाख। सर है तो सर ये आदमी मतलब कहीं शिफ्ट भी हुआ था या फिर दिल्ली में? शिफ्ट हुआ था ब्रो, यूपी में चला गया था अक्टूबर से। ओके। यही करा था ना। हाँ वो मतलब भाई 6 + 3 कर दिया बस मैंने, इधर कर दिया और उसका। तो अगर मैं समरी बनाऊं, रिसीव्ड कितना है, 6,60,000। एग्जेम्प्ट कितना होगा, 2 लाख। यहाँ तक बच्चे पहुंच गए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। 4 20 की बाइफरकेशन बता दो, आ रहा हूँ आपके पास यार। 4 20 की बाइफरकेशन बता दो प्लीज, रेंट पेड।
रेंट पेड टोटल कितना बेटे, देखो रेंट पेड तो पूरा सेम ही रहा है और 10% ऑफ सैलरी, सैलरी तो सेम ही रही है। हाँ तो 1,80,000, 18 लाख की सैलरी थी ना, उसका 10%, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया मेरे लिमिट में भी। मुझे बताइए क्या यहाँ तक सही बच्चों को क्लियर है? गलत? सर गलत है। कितने बच्चों का आया था ये आंसर? समझ नहीं आया। सर हाँ जी आ रहा हूँ, एक मिनट। हाँ जी बोलिए, ऑनलाइन। सर सैलरी तो 18 लाख है ना, 50% जो। ना लिमिट नंबर बी में कौन सी लिमिट के लिए कह रहे हो? सर सी लिमिट के लिए। हाँ तो 18 लाख है, पर मैं तो 6 महीने पकड़ूंगा ना, क्योंकि 6 महीने अगर वो दिल्ली में रहा है तो 50% ऑफ सैलरी जो लूंगा तो इस पीरियड की सैलरी तो लूंगा बस, और आगे वाला 40% इस पीरियड की होगी, तो 6 महीने की लूंगा ना 9 लाख। क्लियर है? एक बार मुझे बताइए कितने बच्चों का नहीं हुआ यहाँ तक, पहले मैं करवा देता हूँ। इधर अभी अटके हुए, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, एक बार यहाँ तक पहुंचना जरूरी है आपका। सर जी 3 लिमिट निकालनी है, सबसे पहली लिमिट क्या थी? एक्चुअल रिसीव। अब आप मुझे बताइए इसको एक्चुअल रिसीव कितना है? 50,000 रुपए हमने लिखा हुआ है ना कि इसको 50,000 का एचआरए मिल रहा है, पर कितने महीने तक मिला इसको 50,000? 9 मंथ्स तक मिला है बच्चे, क्योंकि 1 जनवरी से चेंज हुआ है। तो 50,000 इंटू 9 एंड 70,000 कितने महीने चला है? 3। तो जब आप ये करेंगे तो आपकी लिमिट नंबर ए आ जाएगी एक्चुअली रिसीव। लिमिट नंबर ए क्लियर है? लिमिट नंबर बी, रेंट पेड। अब वो दिल्ली में भी रहा है, यूपी में भी रहा है, पर रेंट तो चेंज नहीं हुआ ना टेक्निकली। तो 50,000 इंटू 12 करूंगा, रेंट कितना है इसका स्टार्टिंग से? 50,000, जगह चेंज करी वो भी 50, तो 50 ही तो रहा पूरे साल। तो 50,000 इंटू 12 कितना आया? 6 लाख माइनस 10% ऑफ सैलरी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज सैलरी? अब आप मुझे बताइए उसका सैलरी, मैंने आपको बेटे सैलरी के अंदर कोई मॉड्यूलेशन ही नहीं करा, पूरे साल की सैलरी कितने की है और डीए लूंगा तो टोटल तो 18 लाख हुआ। 18 लाख का 10% करूंगा ना बच्चे, ये 81 कैसा है? 10% ऑफ। क्लियर है सबको? अब मैं लिमिट नंबर सी पर आ रहा हूं। जितना टाइम वो दिल्ली में रहेगा तो 50%, जितना टाइम यूपी में रहेगा तो सैलरी पूरे साल की पकड़ लोगे। दिल्ली में है नहीं वो, और यूपी की सैलरी यहाँ पकड़ लोगे आप। दिल्ली में कितने महीने रहा वो? 6 महीना, तो 6 महीने की सैलरी पकड़ी है ना, उसका 50% करिए, पूरा 18 लाख का थोड़ा ना कर दोगे भाई। वो यहां से लेके यहां तक दिल्ली में था, इस टाइम पर उसकी पूरे साल की सैलरी 18, तो 6 महीने की कितनी हुई? 9 लाख। तो 9 लाख का 50% करो, और आगे भी कितना टाइम सैलरी है? 9 लाख, पर इस टाइम पे वो यूपी में है तो उसका 40% करो। क्या यहाँ तक सही बच्चों को क्लियर? सर 3,60,000 आएगा। हाँ बताऊंगा अभी। 3,60,000 तीन आएगा। लाख साठ हजार हाँ टोटल एग्जेम्पशन जो मिलेगी से पी क्यों? वाला। 4-20 लिमिट आ रही है कम तो? नहीं क्यों? सर, बिकॉज बी वाले में जो मैंने तो अलग अलग टाइम से करा अरे ना, वो छोड़ो ना तीनों को संध्या जी, अभी total रुको तो करो सही आप, एक बार रुको, अभी बैच कंफ्यूज होगा, आपने पहले करा होगा, वेट करवा दूंगा। ठीक है हाँ जी, पहले यहाँ तक बताइए। हाँ कौन सी लिमिट? ये बंदा दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, पूरा टाइम दिल्ली में है, कौन सी डेट तक? एकदम। तो जो लिमिट नंबर सी है वो तो 50% होगा ना, 50% सैलरी, पर क्या मैं पूरे साल बोल दूं दिल्ली में रह रहा है? 6 महीने रहा है ना, तो सैलरी भी तो 6 महीने की काट देना उसकी। उसकी सैलरी 6 महीने तक कितनी थी? 9 लाख, उसका 50% पकड़ना, क्योंकि आपकी पूरी सैलरी कितने की है? 18 की।
तो मैं 50% ऑफ 18 लाख करता हूँ, अच्छा थोड़ा ना लग रहा हूँ, लॉजिक थोड़ा ना उस बात का भाई। जब मैं 6 महीने दिल्ली में हूँ, 50% ऑफ सैलरी, तो सैलरी भी तो 6 महीने की लूंगा, और फिर जब यूपी में जाऊंगा तो 40% उस पीरियड की सैलरी लूंगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? अब आप समझिए कि ये गलत क्यों है। क्योंकि जैसे ही आपके किसी भी वेरिएबल में चेंज आता है एचआरए में, जैसे कि आपकी जिंदगी सही चल रही थी, ये बंदा दिल्ली में था, एचआर है, कोई चेंज नहीं आ रहा जिंदगी में, और ऑल ऑफ अ सडन क्या कर दिया इसने, अपनी जगह बदल। इसका मतलब आपको 6 महीने की वर्किंग बनानी है। मेरे कहने का मतलब है जैसे ही किसी में चेंज आएगा ब्रेक लग जाएगी। आप ऐसे नहीं कर सकते, आपने ये 12 महीने का पूरा बना दिया, नहीं 12 महीने का नहीं। आप कहोगे क्या फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ जाएगा बात को। जैसे कुछ चेंज हुआ, पीरियड विल ब्रेक। अब आप मुझे बताइए, पीरियड ब्रेक हो गया तो टेक्निकली ये 6 महीने, अब ये बंदा आगे काम कर रहा है, अब दोबारा चेंज कब आ गया, एचआरए बढ़, आपको 3 मंथ्स का अलग बनाना, फिर दोबारा चेंज चल, और आपको फिर दोबारा, अब आपको क्या करना है, दोबारा से रिवर्क करना है। 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 महीने की 3 लिमिट निकालेंगे आप, 3 महीने के हिसाब से 3 लिमिट निकालेंगे, और इसकी भी लिमिट। फिर आप यहाँ पे देखेंगे रिसीव्ड कितना है, और इसके हिसाब से एग्जेम्प्ट कितना। सिमिलरली यहाँ का रिसीव, यहाँ का एग्जेम्प्ट, यहाँ का रिसीव्ड, और आपको मतलब ठीक है, पर वो गलत हो गया ना, मतलब आपका, मैंने नहीं बोला बताना था ना। हाँ? गुड, पता ही नहीं किसी को आता ही नहीं। एग्जैक्टली, हाँ, ऐसे थोड़ा बेटे, कभी आज तक कुछ नहीं खिलाया अभी आप डेड हो गए। ये वाला ना, नहीं पर यार, मतलब कई बार होता है कि बच्चा ना खुद से दिमाग लगा के कर लेता है। चलिए कितना कितना आ रहा है, अब बताना बच्चे, दोबारा वर्किंग करना है। ये मैं ऐसे इसलिए कराता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ऐसे मत कर लेना, पेपर में बच्चा कर देता है ऐसे। ये तो सेम रहेगा। आप वर्किंग जो बनाने के लिए बिल्कुल, इस पार्ट बिल्कुल, में हाँ, रिसीव्ड ये भी क्या 3 पार्ट में डिवाइड हो गया? बिल्कुल सारा 3 पार्ट में भाई, रिसीव्ड ये तो 3 मुझे ये 3 पार्ट के डिवाइड वाला समझाने को कैसे? बना, लिमिट नंबर है 6 महीने की, बना 3 लिमिट। तो कितना आता है? 50,000, तो 6 महीने का मल्टीप्लाई करता हूँ। हाँ, ये 6 महीने का, फिर इसके हाँ, बाद ये जो 3 मिलेगा महीने फिर का, 1.5 लाख 1.5 लाख ये होगा। तीनों उसके की लिमिट अकॉर्डिंग नंबर ये बनाते, फिर भी बना दो। क्वेश्चन, ये होते ही आपका अलाउंस डन है सारा का सारा। फिर प्रैक्टिस करेंगे अब। सर सैलरी भी मंथ्स के हिसाब से लेना है? बिल्कुल ब्रो, ओके सर। साल का दे रखा है तो महीने में काट, 6 महीने का है तो 6 महीने में डाल, उसको 3 वाले को 3 में डाल। लास्ट वाले भी चेंज हुए, हिस्ट्री में तो तेरा तो रिसीव होगा, मतलब 70 2 10 हो जाएगा। एचआर रिसीव की बात अगर आप कर रहे हो, 6 महीने में कितना मिलेगा, 3 लाख, 3 लाख इस पीरियड के, और से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटे।
ऐसा कुछ मॉड्यूलेशन हो जाएगा कि तुम फंस जाओगे, एकदम प्रोटोकॉल सिस्टम है एकदम ऐसा चल। बना दूंगा, इससे बना ना 6 महीने का इतना 3 लिमिट बना ना। सिर्फ पहले 6 महीने में नहीं वो, अगर मैं बहुत दिमाग लगा के मॉड्यूलेट कर दूंगा वो हो जाएगा। लिमिट 3 लाख, 3 लाख, 2 लाख और 4 लाख।
मे भी एक बार बना दो, चेंज करके मैंने वो अभी जस्ट जनरली ऐसे करा था, बट आंसर चेंज हो सकता। ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचना कि अभी वाला सेम आ गया तो वो चीज है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके वैल्यूज कुछ 3 महीने की एकदम बदल सकती है और उसकी चेंज हो सकती है। हाँ जी यार वो दिमाग लगाना पड़ेगा, पर आप भरोसा रखो मुझे, बन जाता है। वो बना के दिखा दूंगा तेरे को, पर वो हो जाएगा, मॉड्यूलेट हो जाएगा। यहाँ पे अमाउंट लिख दो एक बार, बच्चों कंफर्म हो जाएगा। फर्स्ट कितना था? एक सेकंड, एग्जाम कितना हो रहा है? टैक्सेबल हो गया, देन 1,50,000, सीड 1,50,000, एग्जेम्प्ट हो गया 1,05,000, फिर 2,10,000, $180, सीड 2,10,000, 1,05,000। सर ये बी वाली कैसे आ रही है? बिल्कुल बनाता हूँ। 50,000 इंटू 3 है रिसीव जो हुआ आपको, देन रेंट पेड, रेंट पेड भी तो 50,000 इंटू 3 ही था। 10% ऑफ सैलरी, पूरे साल की सैलरी है 18 लाख, 12+6 कैलकुलेशन तेज करो, 18 लाख, तो 3 महीने की कितनी हुई? 4,50,000। 3 महीने की सैलरी पकड़ूंगा ना, 4,50,000 बेटे, 18 लाख था तो 6 मंथ्स का 9 लाख एंड 3 मंथ्स का 450, यही था ना? आ गया ना इधर? आ गया? हाँ, आप इधर ही देख रहे हो ना, आ गया आंसर आप? बेटे कोई जल्दबाजी नहीं है प्लीज। टोटल इनकम निकालते हैं जी, आओ जी। हाँ जी, इसमें क्या कहते हैं, सैलरी हमारी 24 लाख की है टोटल। नहीं नहीं, सैलरी हमारी 12+6 थी मैडम, 18 थी ना, 12+6, 12+6 थी। 100% कमीशन मिलेंगे।
ले तो लिया 12 प्लस 6, 6 को 6 ही तो बोलूंगा 100% में, 12 प्लस 12 थोड़ा ना बोल दूंगा। इनकी एक बार फाइनल, हाँ जी बोलो संजय जी, बोलो जी। कमीशन भी तो लिया था हमने डीए का। कमीशन कहाँ है इसमें? अब मेरे को क्वेश्चन कराना है अभी। हाँ जी, नहीं होगा क्या? जो ब्रैकेट में लिखा है वो कमीशन का ही नहीं नहीं, होगा। कमीशन पे कमीशन नाम लिखूंगा पूरा, कमीशन का नाम ही नहीं है, डीए है वो, 100% फॉर्म्स पार्ट। आपके सामने बेटे सवाल आने वाले हैं, क्या आप सभी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तैयार है? क्या टाइम हो गया है? अभी तो बहुत टाइम है ब्रो। बेटे आप सभी बच्चों का बहुत मन है क्वेश्चन करने का, मैं जानता हूँ आपको। इनकम अंडर दी हेड सैलरीज, और आइए नहीं बेटे मैं नहीं बिल्कुल थकता, किसान आदमी हूँ बेटे, मैंने बहुत मेहनत करी है जिंदगी में। हमारे टाइम में बेटे स्कूल जाते थे नदी पार करके हम लोग। कुछ नहीं था, लाइट नहीं, ब्लैक बोर्ड नहीं होता था, कैंडल के नीचे, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करी। एक बार नदी पार कर रहा था मैं, मगरमच्छ आ गया था बेटे, मैंने बोला हेलो दूषण से। सर जैसे रील में डांस कर रहे थे ऐसा नहीं लग रहा था मगरमच्छ को? क्या आप सभी बच्चे क्वेश्चन करेंगे? मेरी इतनी सी बात मान लो यार बस। सर वो पहले वाला नोट भी तो नहीं करा है अभी तक। ओहो, भूषण सर को ब्लॉक कर दो बेटे। हाँ ये तो है। हाँ जी, सर वो आपने शुरू में जो लिखवाया था वो तो नोट ही नहीं करवाया आपने। आप ऑनलाइन क्यों है, आप पहले ये बताइए। सर वो तबीयत ठीक नहीं हो रही है इस वजह से। ओहो, फिर अभी आप रेस्ट करो, अभी आप लिखो मत। एचआरए का क्वेश्चन करा दूं पहले, ठीक है? जल्दी आइए बच्चे, जल्दी जल्दी देखेंगे। इलस्ट्रेशन 4.11 दिख रहा है सब बच्चों को? चलिए मैं रीड कराता हूँ, आप चिंता मत करिए। आर इज एम्प्लॉयड एज अ पायलट इन एयर इंडिया। ओ माई गॉड, आर पायलट है बेटे कौन सी कंपनी में? एयर इंडिया। एयर इंडिया सरकारी है क्या? एक टाइम था सरकारी, अब तो नहीं है। ही इज इन रिसिप्ट ऑफ फॉलोइंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। बड़े ध्यान से देखिएगा, फोकस रखिएगा। उसकी सैलरी दे रखी है कौन से प्रीवियस ईयर की? 23-24। मेरा आपसे सवाल, बेसिक सैलरी कितनी है? 50,000। 50,000 इंटू 12 करूंगा, 6 लाख लिखूंगा, टैक्सेबल कर दूंगा। बोनस 2 मंथ्स ऑफ बेसिक सैलरी, अमाउंट बताइएगा। 1 लाख एज्यूम कर लेंगे, रिसीव हो रखा है, कुछ नहीं बोला हुआ तो टैक्सेबल कर दूंगा। एंटरटेनमेंट अलावेंस 11,500। आप मुझे बताइए सैलरी में लूं या ना लूं? ऑब्वियसली लूंगा, लेकिन क्या नीचे डिडक्शन मिलेगी? टेक्निकली तो नहीं मिलेगी। आइए देखते हैं क्या एज्यूम करा हुआ है, शायद से दे रखी होगी, नहीं दे रखी। shall not be allowed as deduction R is not a government। ठीक है जी, तो क्या एंटरटेनमेंट अलाउंस कह सकता हूं सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल होगा 11,500 इंटू 12, और नीचे डिडक्शन नहीं मिलेगी। बहुत अच्छी बात है। यूनिफॉर्म अलाउंस 1200 पर मंथ, साल की कितनी हो गई? कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए। 14,400। स्पेंड कितना करा?
टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 6,400। समझ आ रहा है आपको? रिसीव्ड हो गया 14,400, रिसीव्ड और स्पेंड विच एवर इज लेस। स्पेंड कितना था? 8,000, तो जो बच गया जिसमें वही तो टैक्सेबल होगा, 6,400। He has been given 6,000 as allowance to meet personal expense during the performance of duty. याद करो ये कौन सा अलाउंस है? अलाउंस गिवन टू एम्प्लॉयज वर्किंग इन अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पायलट है ये, एयर इंडिया का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। वो वाला है ये 6,000 इंटू आप क्या करेंगे, पहले 12 करेंगे, 72,000। एग्जेम्प्ट कितना होगा? 70% ऑफ सच अलाउंस, 72,000 का 70%, या फिर 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस। वर्किंग बन पाएगी? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कंप्यूट है इनकम अंडर द सैलरी फॉर द असेसमेंट 24-25 ऑप्टेड अंडर द ओल्ड रिजीम। हमने ओल्ड ही सीखा है। फटाफट आप मुझे ओल्ड रिजीम का फाइनल आंसर बताइए। मैं फाइल भी भेज दूंगा 96, और होमवर्क भी दूंगा बच्चों को। अभी ये क्वेश्चन फटाफट कर लो, फिर होमवर्क मिलेगा बच्चों। सब अरेंज करो। बच्चे, सभी बच्चे फोकस से क्वेश्चन करिए प्लीज। आंसर भी दिखा दूं क्या साथ में? मुझे आप पे पूरा भरोसा है बेटे, कर लोगे, बस फोकस से करना बच्चे। वीडियो भी मैंने बोला था मुझे आप पे भरोसा है। प्लीज आंसर बताइएगा। सैलरी की इनकम निकालनी है, पूरा डिडक्शन विडक्शन दे के बताइएगा आंसर। हाँ, ठीक है थोड़ा सा। कौन से में? 5वें वाले में? क्यों, रिसीव कितना है? कम ऑन, तो लिमिट नंबर है तो 70% ऑफ अलाउंस है वो कमाएगी भाई। ओरली नहीं हो पाएगा, वो लिखने पड़ेगा, समझ रहे? वो लग रहा होता है ओरली हो रहा है। मैं करूँ बच्चों? पूरे साल का निकालना है, ईयरली निकालना है? आंसर 6,96,000। नोट्स में? हाँ, वो अभी वो टाइम, अभी आप जब क्लास ओवर हो जाएगी तो बैठ के लिख लेना। इसके बाद और क्लास नहीं है ना, आराम से बैठ के नोट्स लिख लो। तो कुछ खाना नहीं खाया। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कराएंगे। प्लीज जल्दी करिए, होमवर्क भी देना मैंने 7 क्वेश्चन। हाँ, आपको क्या लग रहा है जिंदगी आसान होने वाली है? आपकी हालत खराब होने वाली है अगर 6 महीने। मजाक नहीं कर रहा है, यू रियली वांट टू गो टू द प्रोसेस। बेचारे लोग काम होते हैं। जाग जाओ बेटे। आप छोटे बच्चे हो बड़े बड़े। 6,96,000।
स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दे दूंगा बिकॉज आपको फाइंड आउट लिखा होना चाहिए सारे क्योंकि गवर्नमेंट की तो सिर्फ पर्सनली बोला है ना तेरा जो हम लोगों ने वहाँ करा था कि जो जैसे ट्रक ड्राइवर होते हैं सत्रह ये 6,000 into 12 72,000 रिसीव करती है इसमें वो वाली एग्जेम्पशन लगेगी 70% ऑफ 72,000 और 10,000 पर मंथ व्हिचएवर इज लेस देन 96,000 ठीक है भाई फिफ्थ वाला ये रहा भाई तेरे को 72,000 मिले दो लिमिट निकाली क्यों अच्छा मिस्टेक है क्या अरे वो अच्छा इस क्वेश्चन मिस्टेक थी यार सॉरी इन्होंने क्या लिया हुआ बेटे आप चेंज मत करिए अपने आंसर को आपका क्या है आंसर 8,16,000 है डिडक्शन दे देना 50,000 के डिडक्शन देने के बाद 8,16,000 है हाँ तो सभी बच्चों को 8,16,000 पे पहुंचना है फाइनल आंसर बता रहा हूँ आपको वो मिस प्रिंट है यहाँ 11,500 लिखा है नीचे 1,500 के हिसाब से सॉल्व करा होगा 8,16,000 आना चाहिए कितने बच्चों का आ गया क्या वो समझ नहीं आया बोला देख 72,000 is टोटल रिसीव एग्जेम्पशन क्या थे मुझे दोनों एग्जेम्पशन की लिमिट्स बता जो 70% करेगा तो कितना आया तेरा 50,400 आया 72,000 कर रहे हो समझ रहे और दूसरा 1,20,000 whichever is lower तो ये 50,400 आया समझ रहे वहां पे हमने लिखा है 70% ऑफ सच अलाउंस आगे हर्ष का ट्राई करो ये थ्रू होना चाहिए पीछे आयुष का आया शांति आना चाहिए चलो देख लियो मिस मत करो श्रेया जी का आगे मैं करवाऊं क्या सॉल्व देखिए एक बार बेसिक सैलरी 50,000 इंटू 12 6 लाख इसमें मेरे पास कुछ बोलने को नहीं है बेसिक सैलरी टैक्सेबल होती है बोनस 2 महीने का था तो 50,000 अगर महीने का है तो 1 लाख यहां तक हो गया था सब बच्चों का यूनिफॉर्म अलाउंस अच्छा सॉरी एक बार ही हो गया एंटरटेनमेंट अलाउंस कितने रुपए मिल रहा था बच्चे 11,500 तो इंटू 12 करिए ना 1,38,000 कैसे सर जी ओ बेटे बोला तो हुआ है 11,500 इंटू 12 एंटरटेनमेंट अलाउंस को पहले टैक्सेबल करा जाता है फिर नीचे डिडक्शन दी जाती है इसको डिडक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी नॉन गवर्नमेंट है देन उसके बाद यूनिफॉर्म अलाउंस कितना मिला बच्चों 1200 इंटू 12 दैट इज 14,400 ये मुझे रिसीव हुआ हाउ मच यू हैव स्पेंट तो याद करो यूनिफॉर्म अलाउंस कहाँ था ऑफिशियल में था एग्जेम्पशन कैसे होता है रिसीव्ड और स्पेंड व्हिचएवर इज लेस इज एग्जेम्प्ट तो स्पेंड कितना है 8,000 जो कम है तो एग्जेम्पशन तो 8,000 की मिलेगी ना बच्चे तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा 6,400 रिसीव्ड एंड देन एग्जेम्पशन लिखी मैंने देन he has been given 6,000 per month as allowance to meet the personal expense during performance of duties तो ये वो वाला था जो अलाउंस गिवन टू एम्प्लॉय वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो उसके अंदर रिसीव्ड कितना हुआ बच्चों हाँ तो 6,000 इंटू 12 72,000 एग्जेम्पशन की दो लिमिट थी सबसे पहली क्या थी 70% ऑफ दिस 72,000 which is 50,400 या फिर 10,000 पर मंथ whichever is less तो एग्जेम्प्ट होगा 50,400 मैंने माइनस कर दिया और आउटर कॉलम में क्या आ गया इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है तो टेक्निकली आपका ग्रॉस सैलरी आया कितना आया ग्रॉस सैलरी 8 लाख
66,000 और आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन दी, फाइनली आपका 8 लाख। आज घर जाके प्रैक्टिस करोगे तो होगा, और कोई जल्दबाजी नहीं है, अगली क्लास में भी आधा पौन घंटा प्रैक्टिस पे लगा सकते हैं, किसी कोई बात नहीं। यहाँ तक क्लियर है? अब एक बार आपको होमवर्क दे दूं मैं, ठीक है? हाँ जी, होमवर्क जरा सा ही है दोस्त, और दोनों साथ ही चलेंगे दोस्त लाइफ में। इंटर में पहली बार आया हूँ, कई चीजें पहली बार नहीं। एक बार प्लीज सारे बच्चे नोट कर लो, मैं फाइल भी दे दूंगा आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 4.9, इलस्ट्रेशन नंबर 4.9, ठीक है? मैं ये फाइल दे दूंगा अभी पूरी। 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 1 मिनट रुक जाएंगे, कोई बात नहीं, फिर दोबारा एक बार देख लेना, कोई बात नहीं। 4.8, 4.7, 4.6, 7.6, 4.5, 4.4, 4.3, 4.2, 4. 4.1 से लेके 12 तक करके आ जाओ। हाँ मतलब वो मैं कोशिश कर रहा था कि कम दूं, पर फिर ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुई। अगर मैं आपके साथ अलाउंसेस की बात करूं, तो हम लोगों ने सबसे पहले ऑफिशियल करा, फिर पर्सनल करा, एंटरटेनमेंट अलाउंस, HRA, अलाउंस गिवन टू एम्प्लॉयज वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एग्जेम्प्ट अलाउंस। इसके अलावा अगर कोई और नाम आ गया तो अदर अलाउंस, उसका ट्रीटमेंट फुली टैक्सेबल। एग्जाम्पल, मेडिकल अलाउंस, लंच अलाउंस, AC अलाउंस, फूड अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस। किसी भी नाम से पैसा अगर आपको मिल रहा है, अब आपको कोई मतलब नहीं, अगर आपने वो इन कैटेगरी में नाम नहीं देखा तो वो कहाँ चला जाएगा? अदर अलाउंस। हेडिंग लिखिए अदर अलाउंस की, सिर्फ नाम लिखवाऊंगा बेटे, अलाउंस खत्म करेंगे। यही जीवन है बेटे, यही जीवन। बिल्कुल। 2 मिनट का ही काम है, खत्म हो गया बस। आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हो बेटे, प्लीज आप अपनी रेपुटेशन मेंटेन करिए। अदर अलाउंस हेडिंग डालिए, लिख दीजिए allowances which are not covered, allowances which are not covered in the earlier categories, category समझ गए ना आपने कौन कौन से बनाई थी, है ना? in the earlier categories will be covered under other allowance, will be covered under other allowance। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, टैक्स ट्रीटमेंट, टैक्स ट्रीटमेंट। क्या लग रहा है आपको, क्या टैक्स ट्रीटमेंट हो? फुली टैक्स, टैक्स ट्रीटमेंट लिख के नीचे लिखेगा एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल बोले तो कौन कौन से ऐसे अलाउंसेस, सबसे पहले लिख दीजिए डियरनेस अलाउंस, कहीं बात नहीं बेटी, डियरनेस अलाउंस। नेक्स्ट स्पेशल अलाउंस, नेक्स्ट ओवर टाइम अलाउंस, फूड अलाउंस, नेक्स्ट मेडिकल अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस। इधर आएगा नहीं है, नहीं है क्योंकि वो तो 100 रुपए की लिमिट होगी। चिल्ड्रन एजुकेशन उधर है, एम्प्लॉय की एजुकेशन के लिए इधर आएगा, पर आप छोड़िए ना बात। फूड अलाउंस और सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, ये किसी सिटी की इन्फ्लेशन को देख के दिया जाता है कि कोई स्टेट सब्जेक्ट होता है। डियरनेस अलाउंस भी वही होता है, पर वो सेंट्रल लेवल पे जनरली वर्ड्स होते हैं, बहुत ज्यादा भी मतलब मीनिंग्स इनके रह नहीं गए। सिटी सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, और आप किसी भी नाम से अलाउंस हो सकता है बेटा, टिफिन अलाउंस भी है। एग्जैक्ट, ठीक है, जो ऊपर में नहीं आए वो नीचे आ गए, तो मैंने आपको एक जस्ट थोड़े बहुत नाम लिखवा दिए। मुझे बताइए क्या यहाँ तक क्लियर है? तो सर जी आपका सारा का सारा अलाउंस डन हो चुका। मैं एक बार वो भेज ही दूंगा आज, वो नोट कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट। फर्स्ट बेसिकली लास्ट में करेंगे तो 5-6 लेक्चर लगेंगे, अब आगे के 2 या 3 लेक्चर आपके रिटायरमेंट बेनिफिट के चलेंगे, ठीक है बच्चे। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय बाय। कितने बजे मिलेंगे अब हम लोग? सात हुए, कितने 3:15 आओगे? नहीं, डेली अलाउंस का नाम डेली अलाउंस है, ऐसे नहीं है कि फूड को डेली, नहीं वो नहीं, डेली होगा तो डेली नाम होगा, मतलब नहीं टैक्स शीट नहीं ऐसे।